एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त क्या है और वृत्त से संबंधित पद यानी कि टर्म रिलेटेड विद सर्कल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे एक वृत्त और एक रेखा में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, यानी कि रेखा जो है वो अपरिछिद्र रेखा कब होती है, कब वो छेदक रेखा कहलाती है और कब वो स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मुख्य शब्दों के बारे में यानी कि कुछ की टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो आगे वीडियो में आपका यूज होंगे। सबसे पहले है व्यास यानी कि डायामीटर। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। जीवा क्या है? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त का केंद्र एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। छेदक रेखा एक रेखा जो वृत्त के को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। हम आगे इनको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। सोनू अपनी बहन के साथ रूम में बैठकर खेल रहा है। खेलते खेलते वो बोर होने लगा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा अपनी बहन से, चलो तुम मुझे ये बताओ कि इस रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसमें कौन कौन से वृत्त के आकार की यानी कि सर्कल के आकार की चीजें आपको नजर आ रही हैं। चलो बच्चों आप भी सोचिए और देखिए इस इमेज को और बताइए देखकर कि आपको कौन कौन सी वृत्त यानी कि सर्कल के आकार की चीजें नजर आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने देख के सही ऑब्जर्व किया है कि आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, घड़ी दिख रही है, बॉल दिख रही है, पिज्जा दिख रहा है ना, और एक यहाँ पर कुकी यानी कि बिस्किट गोल आकार के रखे हुए हैं। वो आपके क्या है, वो आपको देखकर लग रहा है कि ये वृत्त के आकार की पिज्जा है या फिर ये घड़ी है, गेंद है ना, और एक गाड़ी का पहिया है और बिस्किट यानी कि कुकी है। अगर आप इसको इसकी इमेज पेपर पे बना रहे हो तो ये क्या है, एक वृत्त यानी कि सर्कल कहलाता है। अच्छा बच्चों, सर्कल जो है यानी कि जो वृत्त है, एक जो आकृति है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ तो आकृतियां छोटी हैं यानी कि पिज्जा बड़ा है, कुकी छोटी है ना। ऐसे या गेंद का साइज थोड़ा सा बड़ा है, वहीं पे पहिए का साइज थोड़ा सा छोटा। ऐसा क्यों हो रहा है? यही सोनू के माइंड में आया कि कुछ आकृति आकार में बड़ी हैं और कुछ आकृति आकार में छोटी हैं। ऐसा क्यों है? चलो बच्चों इसका भी आंसर अब हम ढूंढेंगे। तो हमने ये देखा कि वृत्त क्या है यानी कि सर्कल क्या है, और अपने आसपास भी आप बहुत सारी चीजें जो है सर्कल के आकार में देख सकते हो। ठीक है, सर्कल है क्या बच्चे? कोई भी गोलाकार आकृति आप अपने आसपास देख रहे हो, उसको अगर आप पेपर पे बना पा रहे हो तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं। और उसे आप किसकी सहायता से बना सकते हो? प्रकार की सहायता से अपनी कॉपी में बना सकते हो। ठीक है, वृत्त कुछ इस तरीके से दिखता है ना, और वृत्त के बिल्कुल सेंटर में, मध्य में जो ये बिंदु होता है बच्चे, हम इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। अच्छा, ये सेंटर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा? अगर आप इस सेंटर यानी कि केंद्र से वृत्त के ऊपर कोई भी एक बिंदु ले लो और उस बिंदु से और वृत्त के केंद्रक को अगर आप मिला देते हो बच्चे, तो हम इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या। आप और त्रिज्या जो होती है इसकी खूबी ही ये होती है बेटा कि किसी भी बिंदु को आप ले लो, वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो बच्चे, कहीं पे भी बना लो आप, चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, और इससे केंद्र से इसकी जो रेखा बनेगी, ये रेखा सारी ही समान होगी, मतलब सबका साइज सेम होगा। आप नाप लीजिएगा स्केल से तब भी बिल्कुल सेम आएंगी। तो त्रिज्या क्या हुई? केंद्र से वृत्त के पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या जो होती है वो हमेशा बच्चे बराबर रहती है, आप किसी भी बिंदु से ले लो। अच्छा बच्चे, सोनू ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ तो आकृतियां यानी कि वृत्त आकार में छोटे हैं और कुछ तो वृत्त आकार में बड़े हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बच्चे त्रिज्या के कारण होता है। मतलब देखो, अगर मैं त्रिज्या का साइज छोटा कर दूं, है ना, छोटे आकार की त्रिज्या का ले लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, जो वृत्त है उसका आकार छोटा हो जाएगा। वहीं पे मैं अगर कुछ बड़े त्रिज्या बना लूं,
ऐसे कुछ इसी त्रिज्या को मान लो मैं बड़ा कर दूं, तो अब इस पे जो मैं सर्कल बनाऊंगी यानी कि वृत्त बनाऊंगी बेटा, अगर मैं बनाने जाऊं तो वो बहुत बड़ा वृत्त बन जाएगा। जैसे आप इस तरह देखो, अगर मैं इस पे बनाने जाऊं वृत्त तो कुछ बहुत बड़ा सा वृत्त बनेगा। समझाने का मतलब बेटा क्या है, त्रिज्या के साइज पर डिपेंड करता है, साइज पर होता है कि वृत्त जो है, सर्कल जो है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर त्रिज्या की साइज छोटी है, त्रिज्या छोटी है तो सर्कल छोटा बनेगा, त्रिज्या बड़ा है तो क्या होगा, सर्कल बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए हमने देख लिया केंद्रक क्या है, त्रिज्या क्या है। अब बात करते हैं जीवा। अब ये मैम जीवा क्या है बच्चों, सिंपल है। अगर आपके पास एक वृत्त है, उसके ऊपर दो बिंदु हैं, अगर आप उन दोनों बिंदु को मिला देते हैं बच्चे, तो जो ये रेखाखंड बनी, इसी रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, इस रेखाखंड को हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं बेटा, इस रेखाखंड को जीवा यानी कि कॉर्ड कहते हैं। तो ऐसा क्या है कि मैम कौन से दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु वृत्त के ऊपर आप ले लीजिए, कोई भी दो बिंदु, कोई भी आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, उसे हम क्या कहेंगे, उससे बनी रेखा को, रेखाखंड को जीवा कहेंगे। मेरे पास दो बिंदु कुछ इस तरीके से हैं, एक ये बिंदु है कि एक ये बिंदु है कि जो रेखा है वो केंद्र से होती हुई जा रही है, तो क्या ये आपकी जीवा होगी? बिल्कुल, ये दो बिंदु तो मिला रही है, तो सेंटर का, मध्य का, केंद्र का बिंदु भी मिल रहा है, तो ये भी जीवा कहलाएगी। पर ये साथ साथ क्या है बेटा, व्यास भी है। व्यास क्या होता है, अब अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होती हुई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी कि व्यास जो है वो जीवा ही है, पर एक स्पेशल टाइप की है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये बात। देखो, अगर मैं किन्हीं दो बिंदु को, किसी भी वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिला रही हूँ, उसे हम, उससे बनी जो जीवा रेखाखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं वही जीवा को केंद्रक से होते हुए गुजारती हूँ तो उसे हम व्यास कहते हैं। ये याद रखिएगा बेटा, व्यास भी क्या होती है, जीवा होती है। और आपको एक और बात बताऊं बेटा, जो जीवा होती, व्यास होता है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा होती है किसकी, इस वृत्त की। कैसे मैम, आप कोई भी दो बिंदु ले लो, उससे आप जीवा बना लो। ये देख लो, ये देखो, या मैं ये देख लो, है ना, या आप ये देख लो, या ये बना लो, कोई भी बना लो। आप देखो सबसे बड़ी ना, जो सेंटर में, मध्य से यानी कि केंद्र से होती हुई जा रहा है, यानी कि जो व्यास है ना, वही सबसे बड़ा होगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो जीवा है केंद्र से होने वाली, कर जाने वाली, जो उसी को हम व्यास कहते हैं, और वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। अब एक और बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको। क्या मैम, देखो बेटा कि आपको ने अभी पढ़ा था कि मध्य यानी कि केंद्रक से, जो आपका केंद्र है उससे और वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, है ना। और यहाँ से भी अगर मैं वृत्त की दूरी लूं तो ये भी त्रिज्या हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि, और हमने अभी ये देखा है कि ये आपका क्या है, पूरा ये आपका व्यास है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, जो व्यास है वो दो त्रिज्याओं के मिलकर बना है, यानी कि व्यास जो हुआ वो 2r हुआ, 2 गुना में त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का दुगुना हुआ। समझ आई ना बात मेरी। अभी हमने क्या देखा था बेटा कि केंद्रक से, जो केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर से मिलने वाली जो रेखा है, जो दूरी है, उस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और अभी हम ये भी देख रहे हैं, जो व्यास है वो केंद्रक से होता हुआ जा रहा है, यानी कि 2r मिलकर बना रहे हैं ना, दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बना रही हैं, तो r प्लस r 2r हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो चीजें पता लग गई। क्या बच्चे, एक तो व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, ये भूलना नहीं है। जीवा क्या है, जो दो बिंदुओं से मिलकर बनी है। और दूसरी चीज बच्चे हमें क्या पता लगी कि जो व्यास है वो 2 गुना में त्रिज्या होता है। मतलब कि बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि मेरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास, अगर मैं आपसे बोलूं व्यास कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। यस, 3 और ये भी 3 दोनों जोड़ दो, यानी कि 2 गुना में 3, 6 सेंटीमीटर। आप क्या कहोगे मैम, व्यास आपका 6 सेंटीमीटर होगा, है ना, सिंपल। यस,
अगर मैं यहीं पे बच्चे बोलूं कि मेरे पास जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ व्यास कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? मैम आपने बोला कि त्रिज्या जो है आपकी वो 5 सेंटीमीटर है, तो डायामीटर यानी कि डी व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना में 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। दुगुना होता है ना, बिल्कुल सही। और ये है क्या? जीवा है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चे हमने क्या क्या देखा? हमने देखा वृत्त क्या होता है, वृत्त के ऊपर केंद्रक क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है और व्यास क्या होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है दी गई आकृति को देखकर लिखिए। हमें बच्चे क्या बताना है? इस आकृति को देखना है और जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं उसका आंसर करना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है वृत्त का केंद्र। अभी हमने देखा वृत्त का केंद्र क्या होता है बच्चे? बिल्कुल जो मध्य में स्थित होता है केंद्र के, तो वो क्या है? बिल्कुल सही है ना, ओ। ओ यहाँ पर क्या है? वृत्त का केंद्र है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद उसने क्या पूछा? 3 त्रिज्या। अब त्रिज्या यहाँ पर कौन कौन सी है बेटा? देखो त्रिज्या कौन सी होती है? जो केंद्रक यानी कि जो मेरा केंद्रक है उससे होती हुई जा रही है। केंद्रक से होती हुई कौन कौन सी रेखा जा रही है? चलिए देख लेते हैं हम, है ना। चलो, एक तो इस केंद्रक से होती हुई ये रेखा जा रही है, केंद्रक से होती हुई ये रेखा जा रही है, केंद्रक से होते हुए ये रेखा जा रही है। इसीलिए उसने पूछा 3 त्रिज्या, तो मैं इनका नाम दे सकती हूँ बेटा। क्या हो जाएगी? पहली हमारी हो जाएगी ओ ई। ठीक है, तो मैंने ओ ई लिख दिया। दूसरी त्रिज्या कौन सी होगी? ओ डी, तो मैंने ओ डी लिख दिया। तीसरी त्रिज्या कौन सी हो जाएगी? ओ सी, तो मैंने ओ सी भी लिख दिया, है ना। ये ओ सी और ये ओ डी, 3 त्रिज्याएं भी हो गई। त्रिज्या सिंपल था ना, केंद्रक से वृत्त के किसी बिंदु पे मिलने वाली जो रेखा है, उस रेखाखंड है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। वो कहता है एक व्यास। अब व्यास क्या होता है? वो जीवा जो क्या करती है बच्चे? वो जीवा जो केंद्रक से होती हुई जाती है। अब यहाँ पर देखो केंद्रक से होती हुई कौन सी रेखा जा रही है? सिर्फ एक ही जा रही है बच्चे। कौन सी रेखा है? ये वाली दिख गई, है ना। सिर्फ एक ही रेखा जा रही है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी? इस रेखा को नाम दे देंगे, क्या है? डी सी या सी डी। व्यास भी हमने बता दिया। अच्छा, एक जीवा। जीवा कौन सी होती है? जीवा कौन सी होती है बेटा? जो दो बिंदुओं को मिलकर बन रही है। अब दो बिंदुओं को मिलकर तो मेरे पास यहाँ पर दो बन रही हैं। एक तो मेरे पास ये ए बी भी बन रही है और सी डी, क्योंकि व्यास उसने जीवा, व्यास जो है वो भी तो जीवा ही होता है, लेकिन उसने हमसे एक पूछा है तो हम एक का नाम दे देते हैं, हम ए बी लिख देते हैं। वैसे यहाँ पर सी डी भी जीवा ही है ना। उसने एक पूछी है तो आप ए बी लिख दीजिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? वृत्त का केंद्र क्या होगा, जीवा क्या है, त्रिज्या क्या है और व्यास क्या है। सोनू बोर हो रहा था। अब वो अपने दोस्त के साथ पार्क में खेलने चला गया। उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे पास ये एक पहिया है। ये सभी ने बच्चों देखा होगा, आप लोगों ने भी पहिए को घुमाकर खेलते होगे लकड़ी से, है ना। उसने बोला मेरे पास ये पहिया है और एक डंडी है, तुम मुझे बता सकते हो, मोनू से पूछ रहा है वो, कि तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों को आप साथ में मिलकर कैसे रख सकते हैं, कैसे कैसे आप इस लकड़ी को डंडे के साथ रख सकते हो। तो मोनू सोचने लगा और मोनू ने सोचते हुए सोचा कि मैं या तो लकड़ी के ऊपर पहिए को रख सकता हूँ या उससे थोड़ी दूर रख सकता हूँ। बच्चों आप भी सोचो, क्या इस पहिए के साथ लकड़ी को आप और कैसे रख सकते हो? अगर मैं बोलूं आप के पास पहिया है और लकड़ी है, ठीक है, इसको लकड़ी के पास रखना है, मतलब साथ कैसे कैसे आप रख पाओगे? तो जैसे आप, मोनू ने सोचा, आप भी बोलोगे मैम हम उसके ऊपर रख देते हैं और एक उससे दूर रख देते हैं। क्या इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई और भी तरीका है जिससे आप लकड़ी को रख सकते हो इस पहिए के साथ? बिल्कुल है बेटा। अगर मैं लकड़ी को पहिए के बिल्कुल साथ में टच करके सटा के रख दूं, है ना, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने इस इमेज में दिखाया है, तो एक ये भी तरीका हो सकता है। अब मुझे बताओ, अपने माइंड में आप बच्चों सोचो, इन तीनों के अलावा क्या कोई और भी तरीका हो सकता है कि इस लकड़ी को इस पहिए के ऊपर रखने का?
अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम बिल्कुल हो सकता है, हम ना लकड़ी को इस टेढ़ा करके ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं। बेटा ये और ये भी तो एक ही बात हुई। मैं ये सिर्फ लकड़ी की डायरेक्शन उसका वो चेंज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि इन तीनों के अलावा क्या आप कोई और तरीका है लकड़ी को पहिए के पास रखने का? तो बेटा नहीं, सिर्फ ये 3 तरीके हैं, या तो लकड़ी को पहिए से दूर रखो, या उसके ऊपर रखो, या उसको बिल्कुल टच करके रख दो। ठीक है, अब बच्चे सोनू के तो क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं इस पहिए को वृत्त मान लूं, मान सकती हूँ या नहीं? है तो वृत्त का ही आकार ना, सर्कल ही तो है ये व्हील पहिया, और इसको रेखा मान लूं, लकड़ी को हम रेखा मान लेते हैं। तो अगर मैं एक रेखा को वृत्त के से दूर रख रही हूं, तो मतलब ऐसे दूरी पे रख रही हूं, तो इसे हम क्या कहेंगे? या वृत्त को एक रेखा काटती हुई जा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? कुछ इस तरीके से। या वृत्त को रेखा बिल्कुल सटा के यानी कि टच करते हुए निकल रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? सोचिए। तो अभी हम इसी का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मेरे पास बेटा रेखा है और वृत्त से वो दूरी पर स्थित है तो हम इसे कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। अप्रतिच्छेदित रेखा क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये वृत्त के किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अप्रतिच्छेदित रेखा। जब रेखा वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता तो उसे अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं, मतलब वो किसी भी बिंदु पर उसे नहीं काट रही है, इसे हम अप्रतिच्छेदित। अब कौन सी अप्रतिच्छेदित रेखा हुई? PQ। PQ क्या है? अप्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब क्या हुआ? जो हमने बताया कि पहिए के ऊपर मैंने लकड़ी को रख दिया, यानी कि वृत्त को एक रेखा काटती हुई जा रही है। अब जब वृत्त को रेखा काटती हुई जा रही है, देखो कितने बिंदुओं पर काट रही है? 2 बिंदुओं पर काट रही है। इस रेखा को हम कहते हैं बच्चे छेदक रेखा। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ठीक है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी PQ यहाँ पर क्या है बेटा? PQ यहाँ पर है हमारी छेदक रेखा, और P और PQ वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा बच्चे, एक वृत्त की कितनी छेदक रेखाएं हो सकती हैं, या वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? अभी हमने देखा छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो बेटा एक वृत्त पर बहुत सारी ही छेदक रेखाएं आप खींच सकते हो, कि उसको आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, चाहे आप इस डायरेक्शन में बनाइए कुछ इस तरीके से जैसे आप बनाई हुई है, ये है ना 2 बिंदुओं पर कट कर रही है, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो, मतलब जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती हुई जा रही रेखा है उसे हम कह सकते हैं छेदक रेखा। और छेदक रेखा एक वृत्त पर अनेक होती है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास जो वृत्त है बेटा उससे लाइन रेखा जो है बिल्कुल टच कर रही है कुछ इस तरीके से, तो अगर ऐसी कोई रेखा होती है जो वृत्त को जिस किसी एक बिंदु पर टच करे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ए बिंदु पर टच कर रही है या कर रही है उसको, और बिल्कुल स्पर्श कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्योंकि स्पर्श कर रही है तो हम इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर कर रही है यानी कि ए बिंदु जो है इसे हम कहेंगे बच्चा स्पर्श बिंदु। क्लियर है? ठीक है, तो मेरा कहने का हमारा मतलब क्या हुआ? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम टेंजेंट के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं PQ वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर
स्पर्श करती है, यानी कि ये याद रखिएगा बच्चे, स्पर्श रेखा सिर्फ वृत्त को यानी कि सर्कल को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, यानी कि उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उसके बाद स्पर्श बिंदु की बात करें तो एक होगा और स्पर्श रेखा आपकी PQ। हमने देखा अगर एक रेखा और एक वृत्त हमारे पास है तो वृत्त के से थोड़ी दूरी पर अगर रेखा है तो उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, उसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। उसके बाद अगर हमारे पास वृत्त से बिल्कुल टच करती हुई लाइन जा रही है, रेखा जा रही है जो एक बिंदु पर टच करती है, उभयनिष्ठ एक बिंदु होता है, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। और अगर मेरी दो बिंदु को ऊपर काटता हुआ वृत्त जा रहा है, यानी कि दो बिंदु उसमें उभयनिष्ठ होंगे, उसे हम कहेंगे छेदक रेखा। ठीक है बच्चे, आई होप ये तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब मेरे पास एक वृत्त है, उसके ऊपर कितनी सारी आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। आप सभी को पता है स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करती हुई जाती है। तो अगर मेरे पास ये मैंने चार वृत्त बनाए हैं, चार बिंदु बनाए, अगर मैं इन पर स्पर्श रेखा बनाऊं तो एक स्पर्श रेखा ये बन गई, इस बिंदु पर बनाऊं तो एक ये बन गई, इस बिंदु पर बनाऊं तो बेटा कुछ इस तरीके से एक बन गई, इस बिंदु पर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से एक बन गई। तो मेरे पास जितने बिंदु है उतनी स्पर्श रेखाएं बना ले। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती हैं, क्योंकि जितने सारे बिंदु होंगे हर बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा बना सकते हो, है ना। बच्चों एक क्वेश्चन और बताइए, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब मेरे पास एक वृत्त है, उस पर एक बिंदु है, इस एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हाँ, अलग अलग बिंदु हैं, एक वृत्त पर अलग अलग बिंदु है, उससे हम बच्चे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये हो गई, है ना, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो गई, है ना, और कुछ इस तरीके से हो गई, पर एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो बातें बताई मैंने यहाँ पर आपको, एक तो कि एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पर, और एक वृत्त के ऊपर अलग अलग बिंदुओं से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चे, अब एक और चीज की, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब अगर मेरे पास ये एक वृत्त है, तो अगर इसकी पर हम समांतर की बात करें तो सबसे पहले बच्चे हम देख लेते हैं समांतर होता क्या है। समांतर का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं जो कभी भी नहीं मिलेंगी, सीधी चलती जाएंगी, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। एग्जाम्पल के लिए रेल की पटरी सीधी रहती है, वो कभी भी नहीं मिलती है, उसे हम बोलते हैं समांतर। तो ये हमारी क्या हुई, समांतर रेखा है। तो अगर मैं स्पर्श रेखा की बात करूं बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो समांतर रेखाएं एक वृत्त की हो सकती है, एक यहाँ एक इसके बिल्कुल समांतर में। ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं, कोई भी और दो बना लो, वो आपकी समांतर होंगी ही नहीं। आपस में सिर्फ दो ही हो सकती हैं, अधिक से अधिक दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण करते हैं। आपको क्या करना है, दी गई आकृति को देखकर बताइए वृत्त की स्पर्श रेखा है। आपको इस आकृति को देखना है और बताना है कि स्पर्श रेखा कौन कौन सी है। तो चलो पहले हम एक एक करके एक एक को उठाते हैं, एक एक को देखते हैं और आंसर करते हैं। तो पहले हम एन को देखते हैं। बेटा अगर मैं एन को देखूं तो एन तो दो बिंदुओं को पर कटती हुई वृत्त को जा रही है, तो ये तो स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श रेखा क्या होती है, मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। को अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, वृत्त है, उसके एक बिंदु से टच करती हुई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है ना, ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। और इस पे जो ये बिंदु है, इस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है,
तो अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो अगर हम एक एक करके एक एक सबसे पहली वाली रेखा को अगर देखें, यानी कि एन को देखें, तो ये तो कट कर रही है, यानी कि ये तो स्पर्श रेखा नहीं है। ये क्या है? ये तो आपकी क्या कहलाती है? ये तो आपकी छेदक रेखा है ना। छेदक रेखा दो बिंदुओं पर कट करती है, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, तो ये तो आपकी छेदक रेखा हुई। तो ये तो आपके नहीं है। चलो दूसरी हम लेते हैं, दूसरी आपकी एम है। एम को लेते हैं। अगर मैं एम रेखा को देखूं, ये इस तरीके से एम है। एम रेखा भी आपकी देखो दो बिंदुओं पर कट कर रही है, और तीसरा वो क्या कर रही है? दो बिंदुओं को कट कर रही है वृत्त को, और साथ में केंद्रक पे भी कट कर रही है। तो ये भी नहीं हुई, ये भी आपकी क्या हुई? छेदक रेखा हुई, और साथ साथ में ये व्यास भी हुआ, क्योंकि केंद्र से होते हुए जा रहा है। हमने देखा था ना, व्यास अगर कोई जीवा केंद्रक से होती हुई जाती है तो वो व्यास कहलाती है। तो ये भी आपकी स्पर्श रेखा नहीं है। चलो अगली लेते हैं बच्चे, अगली रेखा हमारी लेते हैं हम कौन सी? पी। अगर मैं पी की बात करूं बेटा, तो देखो पी रेखा मेरी ये रही, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर कट करती हुई जा रही है वृत्त को, इस एक बिंदु पर कट कर रही है। तो यानी कि ये तो हो गई क्या? स्पर्श रेखा। तो मैं कह सकती हूँ पी आपकी एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श बिंदु यहाँ पर कौन सा हुआ? ये बिंदु आपका स्पर्श बिंदु हुआ। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी बची लाइन? एल बची। ठीक है, इस एल को अगर हम देखें बेटा, तो देखो इस एल को अगर हम देखें, कुछ इस तरीके की रेखा है ये भी वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर टच कर रही है। कौन से बिंदु पर? इस बिंदु पर। तो ये भी क्या हुई? ये भी आपकी स्पर्श रेखा हुई, यानी कि पी और एल जो है आपकी स्पर्श रेखाएं हुई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा वृत्त से संबंधित पद, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है। उसके बाद हमने देखा एक वृत्त और रेखा के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। रेखा जो है वो वृत्त किस तरह की हो सकती है? अप्रतिच्छेदित रेखा हो सकती है, छेदिक रेखा हो सकती है, और स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आई होप आज की वीडियो आपको बच्चों समझ आई होगी। थैंक यू।